स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो हिमाचल प्रदेश पर सबकी निगाहें जा टिकी हैं, जहां अब तक हिमाचल प्रदेश में एक सीट को लेकर बहुत असमंजस की स्थिति बन रही थी। काफी सेफ सीट मानी जा रही थी अभिषेक मनु सिंघवी के लिए। शुरुआत में तो कांग्रेस पार्टी यहां से सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजना चाह रही थी, लेकिन समय रहते समीकरण बदले और सोनिया गांधी को राजस्थान के माध्यम से भेजा गया। अन्यथा जो स्थिति अभिषेक मनु सिंघवी की है, हो सकता है कि उन्हीं तमाम चीजों का सामना सोनिया गांधी जी को करना पड़ सकता था। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ा रहे तीन बेहद खास मेहमान भारतीय जनता पार्टी से केसी जैन जी हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कांग्रेस पार्टी से नेता वाचस्पति द्विवेदी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार योगेश कुमार जी भी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। वाचस्पति द्विवेदी जी, शुरुआत में आप ही से कर रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस के लिए हिमाचल प्रदेश से एक राज्यसभा सीट के जो उम्मीदवार हैं उनको राज्यसभा भेजना बहुत आसान लग रहा था। सरकार आपकी, नंबर आपके पक्ष में, एक ही कैंडिडेट, निर्दलीय भी आपके साथ थे, लेकिन जो कुछ हुआ पिछले 24 से 48 घंटों में उसे सबने देखा। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि जो चुनाव राज्यसभा का एक सीट पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होना चाहिए था, वो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस क्यों हुआ सर? क्या आंकलन कर रही है कांग्रेस पार्टी? वाचस्पति जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी सर, सीधा स्पष्ट सवाल है, क्योंकि आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है हमारे तक। क्या जी? बड़ा स्पष्ट सवाल है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का चुनाव था, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की स्थिति क्यों आ गई? हेलो, आवाज मिल रही है आपको? जी जी सर, प्लीज अपनी बात रखिए। दाल कौन सी है? वेरी गुड। हेलो, तो शायद आप तक आवाज, हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही और हम तक भी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। बीजेपी नेता केसी जैन जी से देखिए। केसी जैन जी शायद विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, जिसके बाद जो आपके कैंडिडेट थे वो आखिरकार चुनाव तो जीत गए, लेकिन एक बड़ा सवाल हुआ जहां पर अब जो नियम लागू हुआ है उसके बाद 6 विधायक अयोग्य घोषित कर दिए गए। बड़ा स्पष्ट सा सवाल है, अगर अब हिमाचल प्रदेश में क्या संभावनाएं बीजेपी तलाश रही है? कुणाल जी, बात यह है कि कांग्रेस के जिन 6 विधायकों ने बगावत की, उसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण यही है जो ये गठबंधन में, अपने इंडी गठबंधन में कर रहे हैं, ये सब कुछ ले दे करके अपने चहेते लोगों को सौंपना। वहां पे जिन लोगों ने बगावत की उनका कहना स्पष्ट था कि हमारी कहीं सुनी नहीं जा रही है, और इसको लेकर के लंबे समय से वो राहुल गांधी से मिलना चाह रहे थे, राहुल गांधी भी नहीं मिल रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से लेकर के और हिमाचल का प्रदेश नेतृत्व है, सबके अंदर जो गुरूर और घमंड है, वही सबसे बड़ा कारण रहा कि ये विधायक इस तरीके से असंतुष्ट हुए, नाराज हुए। दूसरी बात क्या है कि जो बात हो रही कि अब आगे क्या होगा, तो देखिए आगे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रखा है, वहां पे राज्यपाल महोदय के सामने की इनके पास संख्या बल नहीं है। वैसे भी आप देखिए कि जिस तरीके से 3 निर्दलीय विधायक हैं और जो 40 विधायक इनके पास थे, भी 40 में से 6 इनके पास से वो निकल जाते हैं, तो 9 की संख्या तो ऐसे कम होती है, 9 भारतीय जनता पार्टी में बढ़ जाती है। यानी 35 का आंकड़ा जिस प्रकार से सामने आता है, और उसमें भी कई सारे लोग और भी नाराज है, तो ये कैसे कहा जाए कि बहुमत उनके पास में है, क्योंकि सरकार अल्पमत में आ गई है वहां पर, तो प्रोटेस्ट भी हो सकता है और बहुमत भी सिद्ध करना पड़ सकता है, और सिद्ध करना भी चाहिए। तो ये आगे की रणनीति अभी तय होगी, उसके हिसाब से जो है प्रत्यावेदन सौंपा जाएगा माननीय राज्यपाल महोदय को। दूसरी बात यह है कि जो इनके अंदर एक भागम भाग की स्थिति है, आप देखिए जो घटक दल भी हैं और तमाम सारे विधायक भी हैं, केवल वहां पर उत्तर प्रदेश में भी देखिए क्रॉस वोटिंग हुई, और देखिए कि तमाम सारे इनके जो घटक दल है वो भी छूट करके आ रहे हैं। आरएलडी जो अभी तक समाजवादी पार्टी के साथ थे, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पे आ गए। उत्तर प्रदेश में भी हमारा 8वां जो राज्यसभा का सदस्य था वो भी जीत गया। तो कुल मिलाकर के तो भागम भाग की स्थिति है, एक भगदड़ की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि किसी को संभाल नहीं पा रहे, कोई नेतृत्व तो नहीं दिखाई दे रहा है, और
किसी को नेतृत्व सौंपना नहीं चाह रहे, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस लेने का काम कर रही, देना कुछ नहीं इसीलिए चाहती है। जो नेतृत्व में दिख रहा है, इसलिए सब बीजेपी के साथ होते नजर आ रहे हैं। वाजपेयी जी आप तक आवाज पहुंच रही है? लौटूंगा केसी जैन जी। वाजपेयी जी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, सीधा स्पष्ट सा सवाल है, आखिरकार पार्टी के अंदर जो पार्टी के विधायक है उनकी बगावत को लेकर क्या चिंतन मंथन कर रहे हैं सर? कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का चुनाव था, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो गया है और अब हालात ऐसे खराब हो गए हैं कि 6 विधायक तो अयोग्य घोषित कर दिए गए। और प्रतिभा जी और विक्रमादित्य जी की नाराजगी तो स्पष्ट है, वो तो कह रहे हैं कि भैया ऑब्जर्वर के बाद अब सीधे आलाकमान से हम बात करेंगे। जी, जो भी परिस्थिति राज्यसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में गुजरी, वो निश्चित रूप से बड़ी निराशाजनक स्थिति है पार्टी के लिए। ये बात बिल्कुल सच बात है। इसको फ्लोर पे बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जाना चाहिए था। अगर इसकी सुगबुगाहट पहले से जरूर रही होगी, जब बाहर के प्रत्याशी को स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो निश्चित रूप से पार्टी को सोचना चाहिए था। वहां पे जो राजीव शुक्ला जी और जो लोग प्रबंधन देख रहे हैं, उन सबको ये देखना चाहिए था कि जो भी वहां का घटक चाहता है, जो भी वहां की स्थानीय नेता चाहते हैं, उनके मुताबिक ही प्रत्याशी देना चाहिए था। जो भी परिस्थिति बनी है वो अच्छी नहीं है, लेकिन ये साबित करती है कहीं ना कहीं कि ये चुन के आए, जिस विचारधारा के लिए वो चुनकर आए थे, जिस पार्टी के सिंबल पर चुन के आए थे, उसके साथ साथ अगर आपका असंतोष था उसको बाद में भी व्यक्त किया जा सकता था। लेकिन इस तरीके से वोट देना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई वगैरह वगैरह जो मसल और मनी पावर है, बड़ा सवाल तो सर कांग्रेस के लिए है कि कांग्रेस स्थिति को भांपने में आखिरकार इतनी देर क्यों कर लेती है? राज्य से लेकर के जो आपका सेंटर है वो स्थितियों को एग्जीक्यूट सही से क्यों नहीं कर पाता, और उसके बाद कहते हैं कि आप पछताए का जब चिड़िया चुग गई खेत। योगेश जी छोटा सा रिएक्शन ताजा घटना कर, पर उसका छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा मैं। अब हिमाचल का अगला एक्सपेरिमेंट बन चुका है योगेश जी भारतीय जनता पार्टी के लिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो हिमाचल प्रदेश को लेकर लगातार हमारी चर्चा जारी है। 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार योगेश जी भी हमारे साथ है। योगेश जी, सीधा सा स्पष्ट सवाल है कि भाई इन 15 सीटों पर जो राज्यसभा के नतीजे निकलकर सामने आए हैं, इन्हें लिटमस टेस्ट भी कुछ लोग कह रहे थे कि टेस्ट करने की कोशिश थी कि कितने जो विपक्षी गठबंधन इंडिया के लोग हैं वो एक साथ हैं। लेकिन यूपी से लेकर हिमाचल तक जो 2 प्रमुख पार्टियां थी, चाहे समाजवादी पार्टी हो कांग्रेस हो, बड़ा सवाल तो लग गया कि आप पूरे विपक्षी गठबंधन को एकजुट कैसे कर पाएंगे जब अंतरात्मा की आवाज की दुहाई देकर आपके अपने ही आप पर विश्वास नहीं जता रहे और बीजेपी के साथ जा रहे हैं। योगेश जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ कुणाल भाई, मेरे से सवाल है क्या? तो शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। जी सर आप तक आप ही से था। आवाज आ रही है कुणाल भाई? जी हेलो आवाज शायद नहीं हमारी नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन केसी जैन जी, सीधा स्पष्ट सवाल है कि अब आने वाले वक्त में 400 पार का जो आधार है वो क्या नजर आता है? और पहले चीज बता दीजिए कि अब क्या माना जाए कि जितने विपक्ष के नेता, उनके लिए तो बहुत इजी एक टूल मिल गया है बीजेपी ज्वाइन करने के लिए, एनडीए ज्वाइन करने के लिए, जिसको देखो सब अंतरात्मा की आवाज का नाम ले रहे हैं, झंडा बुलंद कर रहे हैं और एनडीए में शामिल हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ये जनता के बीच में एक अपनी छवि बनाई है, और चाहे बड़े बड़े राष्ट्रीय धारा 370 हटाने की बात रही हो, या राम मंदिर की बात रही हो, या जीएसटी की बात रही हो, तो तमाम सारे काम जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, तो उसको लेकर के जिस प्रकार से जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में आज है, आप देखिए लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में भारतीय जनता पार्टी अब तक दे चुकी है। चाहे किसानों की समस्या को लेकर के, युवाओं को लेकर के हो, और सेना में आज देखिए कि जहां हम दूसरे देशों को रिप्रेजेंट करते थे, आज क्या हो रहा है? आज हम हथियारों का निर्यात कर रहे हैं, विपक्ष का निर्यात कर रहे हैं, आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था बनते हुए उभरे हैं। तो मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, यही कारण है कि तमाम सारे ऐसे दलों के लोग जो राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ करके काम करना चाहते हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ
आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन वाचस्पति द्विवेदी जी, एक बड़ी चुनौती क्या है कि तमाम विधायकों को, तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करना या गुटबाजी को पहले उसका समाधान करना, क्योंकि इसी गुटबाजी की वजह से राजस्थान में अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट देखा पूरे देश ने, इसी गुटबाजी की वजह से कमलनाथ जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्सेस देखा, और यही स्थिति छत्तीसगढ़ में थी भूपेश बघेल वर्सेस टीएस सिंहदेव जी की, और तीनों स्टेट आपके हाथ से निकल गए। जी बिल्कुल सही बात है। पहले तो मैं जैन साहब का जवाब दे दूं कि जो सरकार कहती है, मोदी जी कहते हैं, गारंटी कहते हैं कि 80 करोड़ राशन कार्ड अगर बने हैं, तो अगर आप डिविजिबल बाय, अगर परिवार में 6 सदस्य हैं तो आप सोच लिए कितने कार्ड बने हैं। 30 करोड़ अगर आयुष्मान कार्ड बने हैं और 6 लोगों का अगर परिवार है तो आप समझ लिए कितने लोगों को बना हुआ है। अगर आप किसान सम्मान निधि का देख लें तो 16 रुपए पर डे, यानी आप अगर भाग दे दें तो केवल 16 या 17 रुपए होता है। और दूसरा फसल बीमा की मैं बात कर दूं आपको, 26,000 करोड़ रुपया किसानों से फसल बीमा योजना के नाम पर कॉर्पोरेट घरानों की जो कंपनियां थी, बीमा कंपनी थी, उनके पास जमा हुआ, और प्रतिफल में उनकी फसल का नुकसान होने पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र 4,500 करोड़ रुपए केवल उनको क्षतिपूर्ति दी गई, जिसमें मेरे जनपद में किसी को 26 पैसे, किसी को 58 पैसे, किसी को 12 पैसे, किसी को 12 रुपए, ये स्थिति रही है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये मेरा प्रश्न, मेरा जवाब नहीं है, ये सदन में पहुंच रहा है। कोई कथनी और करनी में बहुत फर्क है। निश्चित रूप से जहां तक हमारे अन्य राज्यों का सवाल है, जो आपने सवाल उठाया, बिल्कुल सही बात है। रोड मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है और सभी की इच्छा होती है, लेकिन ये निश्चित रूप से जो उस पार्टी के आलाकमान को देखना चाहिए था, और लोगों के जो हित बढ़ गए हैं, लोगों की जो जिज्ञासाएं बढ़ गई हैं, उनको नहीं तो बड़ा सवाल यही है कि आप जो तमाम चीजें स्वीकार कर रहे हैं कि पार्टी उस पर कितनी जल्दी काम कर पाएगी। योगेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आपके पास मेरी आवाज आ रही है? जी योगेश जी, सीधा स्पष्ट सवाल है कि अब विपक्ष के लिए कितनी बड़ी चुनौती है तमाम पार्टियों को, तमाम नेताओं को एक साथ एकजुट रखना, क्योंकि अब पिछले आप देखिए, पिछले कुछ समय के दौरान बहुत ज्यादा जो झटका लगा वो विपक्ष को लगा है, और अब तो एक नया टूल मिल गया है, जो बात में केसी जैन जी से कह रहा था कि नया टूल मिल गया है, जिसको देखो अब उसे कुछ नहीं कहना है, सब अंतरात्मा की आवाज की बात कहकर एनडीए में शामिल हो रहे हैं। देखो कुणाल भाई, जब हिमाचल और कर्नाटक की कांग्रेस ने विजय प्राप्त करी थी, तो कांग्रेस एक बार्गेनिंग मोड में आ गई थी। फिर बीते 5 राज्यों में चुनाव हुए, केवल एक में सरकार बनाने के अलावा जहां 3 राज्यों में और सरकार बनाने की इनकी हुंकार भरी जा रही थी, वो भी पूरी नहीं हो पाई। छत्तीसगढ़ गया, राजस्थान गया, और मध्य प्रदेश जो है जिसमें पूरी गर्मी बन गई थी, वो कांग्रेस जीते, लेकिन वो जीत नहीं पाए। तो बहरहाल मसला क्या है कि जहां लीडिंग पावर थी कांग्रेस की, वो लीडिंग पावर अब कमजोर हुई, और हर रोज इस समय हम भारतीय राजनीति में इतनी बड़ी उठापटक देख सकते हैं कि विपक्ष का कुनबा किस तरीके से टूट टूट कर बीजेपी में शामिल हो रहा है। और एक तरीके से जो बड़े झटके के रूप में हम बहुत सारी चीज देख रहे हैं। बिहार में आपने देखा, जयंत चौधरी को देखा, तमाम और साथ बसपा के सांसद वो संपर्क में हैं। उसके अलावा बाकी भी अब ये आपका हिमाचल में जो हम देख रहे हैं, तो समीकरण इतने जबरदस्त तरीके से बिगड़े हुए हैं कि आखिर विपक्ष फाइट किस मोड पे लड़ेगा। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होने की बजाय कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हुआ पड़ा है। तो कहने का शुद्ध तात्पर्य ये है कुणाल भाई कि यदि इस तरीके से ही सब कुछ चलता रहा और चुनाव आते आते यदि इतने सारे दल इनसे टूट गए, तो आखिर चुनाव का मायने क्या रहेगा? फिर तो एक तरफा चुनाव हो जाएगा। तो बड़ी बात यहां पर सब यही है ना कि पार्टी विधायकों को जो रूठे हैं उनको मनाना है, सबको एकजुट करना है, और जहां एक तरफ रणनीति बनाते हुए कैंडिडेट्स का ऐलान करना चाहिए था, यहां पर अब अपना ही मान मुनव्वल चल रहा है। यानी कि एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा है विपक्ष को। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इतनी ही इजाजत दे रहा था, अन्यथा चर्चा को आगे बढ़ाते। बहरहाल
हिमाचल में भले ही सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर संशय के बादल ना हो, क्योंकि नंबर उनके पास है, लेकिन पार्टी के अंदर जिस तरह से प्रतिभाजी और विक्रमादित्य की तरफ से जो पार्टी के सीएम है, जो प्रदेश के सीएम है, उन पर जो नो कॉन्फिडेंस की बात निकलकर सामने आई है, उसने एक प्रश्न चिन्ह इस सरकार के भविष्य पर जरूर लगा दिया है कि यह सरकार अपने 4 साल पूरे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या फिर कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, जिसका समाधान या जिसका उत्तर आने वाले वक्त में। बहरहाल